हाउ वी गॉट टू नाउ बाय स्टीवन जॉनसन। मिस्टर नोबडी नाम की एक मूवी में एक व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर लेता है, लेकिन उस नंबर पर बारिश की बूंदें गिर जाती हैं, जिससे वो उसे फोन नहीं कर पाता। ये बूंदें किसी दूसरे देश में बैठे इंसान के बर्तन से भाप बनकर हवा में गई थी, जो कि उसके फोन नंबर पर गिरी। वो व्यक्ति एक जीन्स की फैक्ट्री में काम कर रहा था और उस दिन उसका काम पर जाने का मन नहीं था, इसीलिए वो घर पर बैठकर अंडे उबाल रहा था। उससे निकला हुआ भाप बादल बना और वो उसके फोन नंबर पर जा गिरा, जिससे वो व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड को फोन नहीं कर पाया और उसकी गर्लफ्रेंड को लगा कि वो उससे बात नहीं करना चाहता। तो क्या आपने अब से पहले कभी ये सोचा था कि अगर एक व्यक्ति हमारे देश में काम पर जाने का फैसला ना करे तो उससे चाइना में किसी का ब्रेकअप हो सकता है? ये बात सुनने में बहुत अजीब लगती है और ये किताब हमें इस तरह की बहुत अजीब लेकिन सच बातें बताती है। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से आज हम यहाँ तक पहुंचे और कैसे हर एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी हुई है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे किस तरह से दुनिया की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक जमी हुई मछली ने किस तरह से फैमिली प्लानिंग को संभव बनाया, किस तरह से एक खोज से दूसरी खोज जन्म देती है। पहला सबक, हमारी दुनिया के हर एक जीव का इवैल्यूएशन किसी दूसरे जीव की वजह से हुआ है। आपको बाहर से देखने में लगता होगा कि सारे जानवर किसी भी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन असल में हम सभी जानवर जुड़े हुए हैं। हर एक जीव का इवोल्यूशन किसी दूसरे जीव की वजह से हुआ है। इसे कोइवोल्यूशन कहा जाता है। इवोल्यूशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर एक जीव किसी दूसरे कमजोर जीव को खाकर जन्म लेता है, लेकिन कोइवोल्यूशन में एक जीव में कुछ बदलाव होते हैं जिससे कोई दूसरा जीव फायदा पाता है। अब से लगभग 1400 करोड़ साल पहले फलों में खुशबू और रंग पैदा होने लगे, जिससे वे कीड़ों को आकर्षित करते थे। ये कीड़े जब फूलों का रस पीने के लिए आते थे तो फूल के बीज उनसे चिपक जाते थे, जिससे वो फूल दूसरे फूलों से मैट कर बीज पैदा करते थे। इस तरह से फूल कीड़ों की मदद से अपने बीज बना लिया करते थे और कीड़ों को खाना मिल जाया करता था। इस तरह से कीड़े और फूल एक दूसरे पर निर्भर रहने लगे। इस वजह से हमिंग बर्ड का पंख विकसित हुआ। हमिंग बर्ड नाम का पक्षी भी फूलों की तरफ आकर्षित होता था, लेकिन उन फूलों के रस पीने के लिए उसे मधुमक्खियों की तरह हवा में उड़ते रहने की जरूरत थी। शुरुआत में वे ऐसा नहीं कर पाते थे, लेकिन समय के साथ उनके पंख विकसित हुए और वो कुछ इस तरह के बन गए जिससे वो मधुमक्खियों की तरह हवा में उड़ते हुए फूलों का रस पी सकते हैं। तो इस तरह से फूलों से कीड़ों का और हमिंग बर्ड का विकास हुआ था। इन सब का जन्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दूसरा सबक, अगर हम लंबे समय के इतिहास को देखें तो हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि किस तरह से वे सारे बदलाव आए हैं। इतिहास को जानना इतना भी आसान काम नहीं है। कभी कभी इसे जानने के लिए हमें बहुत दूर तक देखना पड़ता है और उसमें होने वाली बहुत सी घटनाओं के बारे में हम पता नहीं लगा पाते। एग्जाम्पल के लिए, शायद आपने बटरफ्लाई इफेक्ट का नाम सुना होगा। इसमें ये कहा जाता है कि अगर इतिहास में जाकर एक तितली के पंख हिलाने के तरीके को हल्का सा बदल दें तो उससे बहुत सारी घटनाओं की एक कतार लग जाएगी, जिससे धरती पर किसी दूसरी जगह पर बवंडर आ सकता है। यानी कि इतिहास में होने वाले एक छोटे से बदलाव का असर भविष्य पर इतना ज्यादा पड़ता है कि उससे तबाही आ सकती है। लेकिन हम ये बता नहीं सकते कि ये कैसे होगा। ये बात तो साफ है कि एक घटना को बदलने से भविष्य में बहुत से बदलाव आ सकते हैं, लेकिन वो बदलाव किस तरह से आएंगे हम ये नहीं बता सकते। इसे लॉन्ग जूम व्यू कहा जाता है। लेकिन कुछ बातों का पता हम लगा सकते हैं। एक छोटे से बदलाव के क्या क्या नतीजे हो सकते हैं ये हम पता लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए गूगल को ले लीजिए। जब गूगल ने अपना सर्च इंजन निकाला तो बहुत से लोग उसे इस्तेमाल करने लगे। ज्यादा लोग होने की वजह से गूगल ने अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव किया और दूसरी कंपनियों के ऐड उन लोगों को दिखाने शुरू किए। यहाँ पर गूगल ने अपने बिजनेस मॉडल में एक छोटा सा बदलाव किया, लेकिन इसका असर दुनिया भर की एड एजेंसीज पर देखने को मिला। उनका प्रॉफिट कम होने लगा, साथ ही कंपनियों के काम करने के तरीके में बदलाव आने लगा। लोग अपनी कंपनी के लिए वेबसाइट बनाने लगे, इसके लिए नई नौकरियां बनने लगी, उन नौकरियों की जानकारी देने के लिए नए स्कूल और कॉलेज बनने लगे। इस तरह से गूगल के किए गए एक छोटे से बदलाव ने पूरी दुनिया पर असर डाला। इस केस में हम ये दिखा सकते हैं कि इतने बड़े बदलाव किस छोटे से काम से जुड़े हुए हैं, लेकिन ज्यादातर हालात में ये पता कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप आज घर पर खाना ना खाकर बाहर खाना खा लेंगे तो उससे किस तरह से आने वाले वक्त में दुनिया बदल जाएगी। तीसरा सबक, एक इनोवेशन से दूसरा इनोवेशन कुछ इस तरीके से जन्म ले सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या आपको पता है कि एक जमी हुई मछली की वजह से फैमिली प्लानिंग संभव हो सकी थी? ये बात सुनने में जितनी अजीब है, असल में उतनी ही सच भी है।
क्लोरेंस बर्ड्स आई नाम का एक व्यक्ति कनाडा की बर्फ भरी जगहों पर जाकर मछली पकड़ रहा था। वहाँ का तापमान इतना कम था कि वो जैसे ही मछली को पानी से बाहर निकालता वो मछली जम जाती थी। जब उस मछली को वो घर पर ले जाकर खाता तो वो मछली खाने में बहुत ताज़ा लगती थी। इस तरह से उसके दिमाग में फ्लैश फ्रीजिंग का आइडिया आया। इसके बाद उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसमें खाने को जमा कर उसे काफी समय तक ताज़ा रखा जा सकता है। इससे मीट और फलों को दूर तक ले जाया जा सकता है। इसके बाद इसका इस्तेमाल इंसान के स्पर्म और ओवम को स्टोर करने के लिए भी किया जाने लगा। इस प्रक्रिया को ओसाइट क्रायो प्रिजर्वेशन का नाम दिया गया। ओसाइट क्रायो प्रिजर्वेशन की मदद से इंसान के सेहतमंद स्पर्म को और सेहतमंद ओवर को स्टोर कर पाते थे, जिससे उन लोगों को भी बच्चे पैदा करने की सुविधा मिलती थी जो होमोसेक्सुअल या फिर एक सिंगल पेरेंट है। स्पर्म और एग बैंक्स का जन्म कुछ इसी तरह से शुरू हुआ। तो अगर क्लोरेंस ने उस दिन उस मछली को देखकर फ्लैश फ्रीज की टेक्नोलॉजी न बनाई होती तो आज फैमिली प्लानिंग कुछ इस तरह से नहीं हो पाती। इस तरह से एक इनोवेशन दूसरे इनोवेशन से कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है कि हम उसका पता भी नहीं लगा सकते। चौथा सबक, कुछ छोटी छोटी चीजों से समाज में बहुत भारी बदलाव आ सकता है। शायद अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या बिना जमी हुई मछली के भी हम स्पर्म और एग्स को स्टोर करने की तकनीक को खोज सकते हैं। इसका जवाब ये है कि कुछ चीजों की खोज से कुछ दूसरी चीजें पनपती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में संबंध ही नहीं होता। हम 14वीं और 17वीं शताब्दी के समय को रिनाइंसेंस का समय कहते हैं। ये वो वक्त था जब लोगों की मानसिकता में बहुत बदलाव आए। ये वो वक्त था जब इंसान ने खुद के अंदर झांककर खुद को जानने की कोशिश की थी। इसकी शुरुआत हुई थी शीशे से। शीशे की खोज 1400 के बाद हुई थी। इससे पहले लोग खुद को नहीं देख पाते थे और आर्टिस्ट लोगों का चित्र बनाया करते थे, लेकिन लोगों के दिमाग में उनका चित्र नहीं था। जब शीशा बना तो हर कोई खुद को देख पाता था और कलाकार भी शीशे की मदद से लोगों का चित्र बेहतर तरीके से बनाने के काबिल बन पाए। इसके साथ ही इस समय नॉवेल्स का जन्म हुआ, जिन्हें कुछ इस तरह से लिखा जाता था कि पढ़ने वाले को लगता था कि कहानी का मुख्य पात्र खुद उन्हें अपनी कहानी सुना रहा है। इन कहानियों को पढ़ने के बाद लोग खुद के विचारों पर और अपनी जिंदगी पर सवाल किया करते थे। वे खुद को उस कहानी के हीरो की तरह देखना शुरू करते थे और जाने अनजाने में उसकी तरह काम भी किया करते थे। लेकिन इस शीशे और नॉवेल्स ने हमारे समाज को किस तरह बदला, हम पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन इन चीजों की वजह से ही एक व्यक्ति ने खुद को समाज का एक अंग की तरह देखना छोड़कर खुद को एक अलग इंसान की तरह देखना शुरू किया। जब वे खुद को देख पाते थे तो वे खुद के अंदर भी देखना शुरू करते थे। उनके दिमाग में उनकी एक अलग पहचान बननी शुरू हुई। इस तरह से नए जमाने के यूरोप का जन्म हुआ। अब हम ये सीधे सीधे तो नहीं कह सकते कि शीशे ने नए जमाने को जन्म दिया, लेकिन इसने उन आइडियाज को जन्म दिया जिन पर आज का समाज आधारित है। पांचवा सबक, फोटोग्राफी के जन्म की वजह से हम दुनिया के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से वाकिफ करा पाए। अंधेरे में उजाले की जरूरत हमेशा से थी। जब मोमबत्ती की खोज हुई तो इसकी मांग लोगों में बहुत तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन उस समय मोमबत्ती स्पर्म सिटी नाम की एक चीज से बनाई जाती थी जो कि स्पर्म वेल की खोपड़ी में पाया जाता था। स्पर्म वेल का शिकार करना बहुत खतरनाक काम था, इसीलिए मोमबत्ती उस समय बहुत महंगी मिलती थी। लेकिन इसकी मांग बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से स्पर्म वेल का शिकार इतना ज्यादा होने लगा कि उसके खत्म होने की नौबत आ गई। बाद में बल्ब के बन जाने से सिर्फ वेल ही नहीं बचे, बल्कि लोगों में लिटरेसी रेट्स भी बढ़ गए, क्योंकि अब वो ज्यादा पढ़ पा रहे थे। इसके बाद जब हम रोशनी को बनाना सीख गए तो इससे समाज सुधार के बहुत से काम होने लगे। चार्ल्स स्मिथ नाम के एक एस्ट्रोनॉमर और इनोवेटर ने 1800 की सदी में गीजा के पिरामिड के फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल किया था। राजा के अंधेरे कमरे की फोटो लेने के लिए उन्होंने मैग्नीशियम और बारूद का इस्तेमाल किया था और कमरे में रोशनी की थी। इसका नाम फ्लक्स फोटोग्राफी रखा गया था। इसके बाद जैकब रिस नाम के एक पत्रकार ने फ्लैश फोटोग्राफी के बारे में जाना और उसने न्यूयॉर्क के 5 पॉइंट्स नेबरहुड में रहने वाले लोगों की बद से बदतर हालात की फोटो खींचकर दुनिया के सामने लाने का काम किया। उसने पहले ही यहाँ के बारे में बहुत सी बातें लिखी थी, लेकिन यहाँ की अंधेरी गलियों की फोटो खींच पाना उसके लिए संभव नहीं था। फ्लैश फोटोग्राफी के जरिए ये संभव हो सका। जब ये फोटो लोगों तक पहुंची तो वो सरकार के ऊपर भड़क गए। इसके 2 साल के बाद न्यूयॉर्क स्टेट टेनेमेंट हाउस एक्ट को पास कर दिया गया, जिससे वहां के गरीब लोगों की बुरी हालत में सुधार आया। इस तरह से एक फ्लैश फोटोग्राफी की खोज की वजह से समाज सुधार का काम संभव हो सका था। छठा सबक, कभी कभी नेक इरादे से की गई खोज का नतीजा बहुत बुरा होता है।
पिछले सबक में हमने देखा कि किस तरह से एक खोज की मदद से समाज में सुधार का काम हो सकता है, लेकिन कभी कभी अच्छे इरादे से की गई खोज का समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। टाइटैनिक के डूब जाने की खबर सुनने के बाद रेगिनाल्ड फेसेनेडन ने सोचा कि वो कुछ ऐसा बनाएंगे जिससे जहाज समुद्र में किसी चीज से न टकराए। उसके बाद उन्होंने सोनार नाम की एक डिवाइस बनाई जो कि आवाज की तरंगे निकालती थी। ये तरंगे जब किसी चीज से टकराती थी तो वो लौटकर वापस आती थी। इस तरह से अगर सामने कुछ है तो उसका पता हमें दूर से ही चल जाता था, जिससे हम अपनी जहाज का रुख पहले ही मोड़ लेते थे। इसके अलावा इसका इस्तेमाल समुद्र की गहराई को नापने के लिए और समुद्र में डूबी हुई चीजों को खोजने के लिए भी किया जाता था, लेकिन बाद में इसका बहुत खतरनाक असर पड़ा। सोनार में जिस तकनीक का इस्तेमाल हुआ था उसी का इस्तेमाल अल्ट्रासाउंड को बनाने में किया जाने लगा। इसकी मदद से हम पेट में पल रहे बच्चे का जेंडर पता करके उसके पैदा होने से पहले ही बता सकते थे कि वो लड़का है या लड़की। इसका इस्तेमाल चाइना और इंडिया में किया जाने लगा, जहाँ के लोग चाहते थे कि उनके यहाँ बेटा पैदा हो। इस वजह से जब लोगों को ये देखने में आता कि उनकी बेटी पैदा होने वाली है तो वो अबॉर्शन करा लिया करते थे। चाइना में 1980 के दशक में इस टेक्नोलॉजी को बैन कर दिया गया था, लेकिन आज भी भारत और चाइना का सेक्स और रेशियो बैलेंस में नहीं है। इस तरह के नेक इरादे की गई खोज का गलत असर भी हमारे समाज पर पड़ सकता है। 7वां सबक, एडा लवलेस ने दुनिया का सबसे पहला सॉफ्टवेयर बनाया था। अक्सर आप सुनते होंगे किस तरह से एक वैज्ञानिक समाज की सोच के खिलाफ जाकर कुछ काम करता है और कामयाब होता है, लेकिन कभी कभी वैज्ञानिकों के परिवार से उन्हें काम करने के लिए बहुत सहारा मिलता है जिससे वे कामयाब होते हैं। साथ ही कभी कभी हम इन खोजों की कहानी पूरी तरह से नहीं जानते। एग्जाम्पल के लिए बहुत से लोगों को लगता है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने अकेले बल्ब बनाया था। उन्होंने बहुत सारे दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर काम किया था और देश भर के 20 दूसरे लोगों की मदद भी ली थी। इसके अलावा उन्हीं के समय में बहुत से दूसरे लोग भी थे जो कि बल्ब बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन वे उनसे पहले ना कर पाए। वे उसके प्रोटोटाइप पर काम कर रहे थे। इससे हमें कुछ बातें पता लगती है। दुनिया भर के लोग उस समय उनके साथ बल्ब बनाने पर काम कर रहे थे। साथ ही बहुत से लोगों के पास उस समय उसे बनाने की जानकारी थी, तो इसके हिसाब से बल्ब बनाने का काम उस समय नया तो था, लेकिन उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि लोगों के पास उसे बनाने के लिए पहले से बहुत सारी जानकारी थी। लेकिन अगर हम कहें कि 19वीं सदी में दुनिया का सबसे पहला सॉफ्टवेयर बनाया गया था तो इस पर आपको हैरानी होनी चाहिए। उस समय कंप्यूटर नाम की चीज का किसी ने नाम भी नहीं सुना था, लेकिन एडा लवलेस ने 1842 में पहला कंप्यूटर एल्गोरिथम लिखा था। लवलेस लॉर्ड बायरन नाम के एक व्यक्ति की बेटी थी। लॉर्ड बायरन एक बहुत ही क्रिएटिव व्यक्ति थे जो कि आगे चलकर पागल हो गए थे। एडा की माँ ने कहा था कि वे मैथ्स की पढ़ाई करें ताकि वे अपने पिता की तरह पागल ना हों। इसके बाद लवलेस ने चार्ल्स बेबेज की मदद से, जिससे वे पहला कंप्यूटर बना पाए। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। उनके इस प्रोजेक्ट के साथ ही दुनिया का सबसे पहला सॉफ्टवेयर पब्लिश हुआ। यहाँ पर लवलेस के पिता आर्ट्स में दिलचस्पी रखते थे और बहुत ज्यादा सोचने की वजह से पागल हो गए थे। इसीलिए उनकी माँ उन्हें हमेशा मैथ्स पर ध्यान देने के लिए कहा करती थी। उनकी परवरिश कुछ इस तरह से हुई थी कि वो इस तरह का काम करने के काबिल बन गई। उनके परिवार के माहौल की वजह से इस तरह की जानकारी को सबके सामने लेकर आ पाई। कुल मिलाकर कोएवोल्यूशन की वजह से एक जीव में होने वाले बदलाव से दूसरा जीव विकसित हुआ और उससे तीसरा जीव। इस तरह से छोटे छोटे बदलाव भविष्य में बहुत बड़े बदलाव लेकर आते हैं। साथ ही एक इनोवेशन से दूसरा इनोवेशन पनपता है। कभी कभी ये डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं हमें देखने को जरूर मिलता है। इस तरह से यहाँ पर सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।